गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोगों को उत्तर प्रदेश के रेंट एक्ट में जो नया एक्ट है वो पढ़ना है और ये एक्ट, इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 इसका नाम है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी इन्फोर्समेंट की डेट सेक्शन 1(4) में दे दी गई है 11 जनवरी, तो वो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो खैर एक अलग बात है, हम लोग पूरे दौरान ये बात देखेंगे। इस अधिनियम का जो नाम है वो हमको बताता है कि किस संबंध में ये लॉ बनाया गया होगा। उसमें दो शब्दों पर ध्यान देना है। एक तो ये कि अर्बन और दूसरा है टेनेंसी, यानी शहरी क्षेत्रों में जो किराएदारी के संबंधित विधि है उसको रेगुलेट करने के लिए ये नियम बन रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले का जो अधिनियम था उसके पहले का भी अधिनियम हम जानते हैं, ओल्ड एक्ट जो 1972 का एक्ट था, उसके पहले 1947 का एक्ट था किराएदारी का, जो कि रिपील किया गया बाद में, और फिर 1972 में नया अधिनियम बना। उस अधिनियम में हमने अभी भी समाप्त किया है उसको पढ़ करके। उसका पूरा नाम था उत्तर प्रदेश शहरी भवन ब्रैकेट में किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन, तीनों चीज़ों का रेगुलेशन कर रहा था। हमने देखे कैसे कैसे कर रहा था। अब अगर मैं फॉर यू पीपल, अगर मैं आप लोगों के लिए इस अधिनियम का उद्देश्य का पढ़ूं, वेरी सॉरी, तो इस अधिनियम की जो उद्देशिका है पहले उसको पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूँ रेलिवेंट पोर्शन, मेरे बैरक में तो ये दी गई है, आप में भी दी गई होगी। देखिए, मैं इसके उद्देशिका के पहले एक पर्पस क्लॉज भी होता है कि क्यों बनाया जा रहा है, तो ये हमेशा बेयरेट का पार्ट या उस लॉ का बिंदु नहीं होता है। कभी कभी इसको पब्लिशर लिख भी देता है, विधि का पार्ट भी नहीं होता है ये। कभी कभार कोई बहुत विशेष कारण होता है तो लिखना पड़ता है। अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि यह अवलोकित किया गया कि उस अधिनियम की योजना के अधीन किराएदार तथा भवन स्वामी के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निस्तारण किए जाने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं। बृहद संख्या में किराएदारों से संबंधित विवाद भी लंबित थे और भवन स्वामियों को अपने भवनों का उचित किराया भी नहीं मिल रहा था, और बहुत सारे लॉ इसके थे जो अल्ट्रा वायरस घोषित किया था न्यायालयों ने, तो इसलिए यह नियम बनाना पड़ा। हमने 1972 का जो अधिनियम पढ़ा है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि किराए को निपटाने के संबंध में किसी प्रॉपर एंटिटी का इस्टेब्लिशमेंट, उसका पावर्स क्या होगा, उसकी अपील कहाँ की जाएगी, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी नहीं होंगी, इन सारी बातों का कहीं उल्लेख नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं आपके लिए कंफर्म कर दूँ तो सेक्शन 2B में पुराने अधिनियम के एक किराया नियंत्रक प्राधिकरण गठन करने का प्रोविजन है। तो समस्या अब इस बात में उत्पन्न हुई कि पेंडेंसी जो बढ़ी उसका कारण यह था कि प्रॉपर एक एडजुडिकेशन यानी न्याय निर्णय करने के लिए किसी निकाय को स्थापित नहीं किया गया था पुराने एक्ट में। ये एक समस्या थी। और आप अगर अपने वर्तमान अधिनियम को देखेंगे तो वर्तमान अधिनियम का अध्याय 6, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इस बात से संबंधित है
कि किराया नियंत्रक प्राधिकरण क्या होगा, शक्तियाँ क्या होंगी, अपीलीय प्राधिकरण क्या होगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, इत्यादि 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 बातें। तो जो ये कमी थी कि एक प्रॉपर एजेंसी नहीं है इस प्रकार के मामलों को तय करने के लिए, उसके लिए ये सुधार किया गया। अध्याय 6 अगर आप देखें वर्तमान अधिनियम, यानी जो आज से हमको पढ़ना है, डिस्कस करना है 2021 वाला, उसमें आप देखेंगे कि ये व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो पुराना हमारा अधिनियम था, उस अधिनियम के अंतर्गत जब हम सेक्शन 2 पढ़ते थे, यानी किन पर ये अधिनियम लागू होगा, तो उस सेक्शन 2 में हम ये पढ़ते थे कई और खंडों के अतिरिक्त कि 2000 रुपये से ऊपर किराए अगर है किसी भवन का तो उसके संबंध में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोविज़न पुराने अधिनियम का अगर आपको याद हो, धारा 2 में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि धारा 2 में ये व्यवस्था थी कि कुछ ऐसे भवन होंगे जो उस अधिनियम के इन्फोर्समेंट से बाहर होंगे। उसमें उसका जी खंड है जिसमें ये बात लिखी गई थी 2000 रुपया से ऊपर जो किराया होगा वो उस पर ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो इस कारण से बहुत सारे भवन इसके एम्बिट से ही छूट जाते थे। जब इसके एम्बिट से वो छूट जाते थे तब वो गवर्न होते थे टीपीए से, और टीपीए में फिर से वही समस्याएं आती थी कि वो स्पेसिफिक चूँकि लॉ नहीं है किराएदारी के संबंध में, तो बहुत सारी जो बाध्यताएं थीं, बहुत सारे आभार थे, बहुत सारी परेशानियां थीं, बहुत सारे दायित्व थे, वो टीपीए से गवर्न होने के कारण एम्बिग्यूअस होते थे। और ये भी एक कारण था पेंडेंसी बढ़ने का। तो अगर आप वर्तमान अधिनियम का धारा 3 देखें, if you people observe section 3 of present act, which I mean to say that is tenancy act 2021, तो आप देखेंगे इस तरीके का कोई भी कैप नहीं है, यानी कोई भी लिमिट नहीं है। वहाँ पर बेसिक तौर पर 4-5 भवनों का उल्लेख किया गया है जिन पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा या विमुक्ति प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात कोई भी भवन किराए पर दिया जाता है तो उस संबंध में 2021 के रेगुलेशन से संबंधित ये नियम लागू होंगे। ये एक तीसरी बहुत बड़ी कमी थी जो दूर की गई। मैं आपको प्रोविज़न के हिसाब से दोनों लॉ को कंपेयर करते हुए ये बताता चल रहा हूँ कि आखिर उस अधिनियम में ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण ये पास हुआ। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको पर्पस क्लॉज पढ़ करके बताया इस अधिनियम का, ताकि आपको विश्वास हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्या ऐसा सचमुच है या ऐसा नहीं। पुराने अधिनियम पर जब आप विचार करते हैं तब आप ये भी देखते थे, ये भी आपको पता लगा होगा, हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि उस पूरे अधिनियम में मकान मालिक और किराएदार की सहमति से संबंधित कोई चर्चा नहीं थी। अगर आप धारा 2 देखें, फिर 3 देखें, परिभाषा खंड, फिर 4 देखें कितना किराया होगा, तो उसमें 4 के पुराने अधिनियम की धारा 4(2) में एक छोटी सी बात कही गई थी कि किराया वो दिया जाएगा जो एग्रीड होगा। अब ये एग्रीड होगा तो किराया देने के संबंध में है, बाकी सारी शर्तें क्या होंगी इस संबंध में साइलेंट था वो। धारा 5 आप देखें, पुराना एक्ट से गवर्न जो भवन थे उनके संबंध में नियम था। 6 था, सुधार हो रहा था तब किराया बढ़ाने का प्रोविज़न था। 7 था, ड्यूटी ऑफ टैक्सेशन थी।
फिर 8 था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुलझाएगा विवादों का, और 9 मानक किराया, 10 अपील, फिर 11 से लेके 13 और फिर 16। हमने पूरा एक्ट देखा, उसमें कहीं पर भी इस बात की कोई चर्चा नहीं थी कि अगर किराए को तय करना है तो मकान मालिक और किराएदार आपस में क्या क्या तय करेंगे। लेकिन अगर आप वर्तमान अधिनियम की धारा 4 को देखें तो ये किराएदारी करार को डिफाइन करती है, बताती है। और इसी अधिनियम में बहुत सारे ऐसे और प्रोविज़न हैं जो हम जिनसे आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मकान मालिक और किराएदार है आपस में वो अगर सहमत हो जाएं तो किराएदारी से संबंधित किसी भी बात को तय कर सकते हैं। हम बाद में देखेंगे उसको। तो ये जो प्रोविज़न यहाँ रखा गया है ये भी किराएदारी के विवादों के निपटारे के संबंध में एक बहुत उचित कदम था, क्योंकि जब मकान मालिक और किराएदार सहमत हो जाएंगे, आपस में उनकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, तो वो उसकी बाध्यता को पालन करेंगे। इसी के साथ अगर आप ध्यान दें तो धारा 4 में ये लिखा गया है कि जब एग्रीमेंट आपके पास हो जाएगा तो आप उसको जमा करेंगे रेंट अथॉरिटी के पास, एक कॉपी आप रखेंगे, एक उसका फोटो कॉपी उसको देंगे। ये सारे प्रोविज़न भी इसीलिए किए गए हैं कि अल्टीमेटली जब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा किराएदारी विवादों को सुलझाने जाने की नौबत आवे या परिस्थिति आवे तो उसका जो पूरा ध्यान हो वो किस बात पर हो, उस एग्रीमेंट पर जिसे किराएदारी करार कहा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सुस्थापित और निश्चित निकाय की स्थापना की गई है। उस निकाय को किराएदारी के संबंध में सारे जुरिडिक्शन दिए गए हैं, उसकी अपीलीय अधिकारिता का भी वर्णन किया गया है, उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है, और इस तरीके से एक वेल एस्टेब्लिश्ड निकाय की स्थापना की गई है। इसी क्रम में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए जितनी भी बातें इम्पोर्टेंट थीं या अन्य कोई भी बात जो किराएदार और मकान मालिक आपस में लागू करवाना चाहते हों वो आपस में करार करके तय करवा सकते हैं। ये बात हम देखेंगे आगे चल कर के। अगर आपने धारा 4 रेफ़र किया हो वर्तमान अधिनियम का यानी 2021 के अधिनियम का तो आपको ये पता लग जाएगा। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया अभी जस्ट बिफोर कि 2000 रुपये से ऊपर के किराए पर अधिनियम के लागू होने का जो कैप था धारा 2 में पुराने अधिनियम में वो अब लागू नहीं है। अगर हम धारा 3 2021 के अधिनियम की देखते हैं तो उस धारा 3 में कुछ कैटेगरी के भवन हैं जिन पर अधिनियम नहीं लागू होगा, लेकिन उसी के परांतु में लिखा गया है अगर मकान मालिक और किराएदार सहमत हो जाते हैं तो इस अधिनियम का इन्फोर्समेंट हो सकता है। इसी संदर्भ में हम ये देखते थे कि जब 2000 रुपये से ऊपर का जो किराया था वो चूंकि धारा 2 पुराने अधिनियम के अनुसार लागू नहीं करवाता था उस अधिनियम को, तो ऑब्वियसली अन्य विधियां लागू हो जाती थी। अन्य विधियों का मतलब है सीधे सीधे टीपीए लागू हो जाती थी, और जब टीपीए लागू हो जाती थी तब वो जो टीपीए थी वो लागू होने पर उस विधि के नियम अप्लाई हो जाते थे। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए इस अधिनियम में एक धारा मैं आपको रेफर करना चाहूँगा। I want to refer to you people section 42. Please read carefully section 42. If you read section 42, you can observe very easily that this section pertains to overriding effect of this act. It means this act will prevail in context of the subject matter provisioned in this act in comparison to any other law. मतलब अगर हम धारा 46 को देखें तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है और ये कहता है
कि इस अधिनियम में यानी 2021 के अधिनियम में जितनी भी बातें, जितने भी विषय के संबंध में प्रोविज़न किए गए हैं, उनके संबंध में किसी भी अन्य विधि में कोई भी बात जो होगी वह लागू नहीं होगी, या अगर असंबद्धता है तो वो लागू नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ, along with this section I want to refer section 38(1). If we refer section 38(1), it bars the jurisdiction of any civil or other court upon the matter provisioned or enshrined in this act। इसका मतलब है कि ये धारा यानी धारा 38 का पहला खंड जितने भी न्यायालय हैं, चाहे सिविल या किसी अन्य प्रकार के, जिनसे इस अधिनियम में वर्णित जो भी विषय हैं उन पर कोई प्रोविज़न उनसे रिलेटेड हो सकता था, उन सारे न्यायालयों का इस अधिनियम के धारा 38 के अनुसार जुरिडिक्शन समाप्त किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अथॉरिटी क्रिएट की गई है उसी को इस संबंध में अधिकारिता होगी कि वो शहरी क्षेत्रों में किराएदारी से संबंधित अगर कोई रिलेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसके संबंध में व्यवहार करें। ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो मामले के स्पीडी एंड इफेक्टिव ट्रायल के लिए रखे गए हैं। ये कमी पुराने अधिनियम में थी, वहाँ पर इतना एलोबोरेटली और इतना एक्सटेंसिवली प्रोविज़न को नहीं किया गया था, और चूंकि उन प्रोविज़न्स को नहीं किया गया था इसलिए उस अधिनियम में प्रोविज़न होने के बाद भी पेंडेंसी बढ़ती रही, निस्तारण में समस्याएं आईं और पक्षकारों की संतुष्टि भी नहीं रही। उन्हीं को दूर करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक बहुत स्पेसिफिक प्रोविज़न किया गया है इस एक्ट में। अगर मैं आपको रेफ़र करना चाहूँ तो मैं आपको परिभाषा खंड में सेक्शन 2D रेफ़र कर सकता हूँ, आप पढ़ लीजिए एक बार। सेक्शन 2D प्रॉपर्टी मैनेजर की बात करती है, संपत्ति के प्रबंधक की बात करती है, और उसी संपत्ति के प्रबंधक की कुछ ड्यूटीज़ जो है वो धारा 18 में दी गई हैं। तो जो मकान मालिक और किराएदार के बीच बिचौलियों का कंसेप्ट हुआ करता था या होता था और वो इनके आपसी संबंध को कंट्रोल करता था या उसमें बाधा डालता था, आप कह सकते हैं, उसे समाप्त किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में प्रॉपर्टी मैनेजर रख सकता है और उसकी सूचना उसे प्राधिकरण को देनी होगी और उस प्राधिकरण के रिकॉर्ड में वो रखा जाएगा। प्रॉपर्टी मैनेजर का जितना भी ड्यूटी हो सकता है या जो मुख्य ड्यूटी हो सकते हैं वो सब वर्णित किए गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम करते हैं इस वर्तमान अधिनियम में तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी जो प्रोविज़न इस अधिनियम का पार्ट बना है वो उन कमियों को दूर करने के लिए बना है जो कमियां उत्तर प्रदेश सरकार आप कह लीजिए या समाज के सामने आई, जैसे पेंडेंसी का बढ़ना, पक्षकारों का संतुष्ट रहना, लोगों के संबंधों में तय करने के लिए कोई निश्चित अधिकरण का ना होना या बिचौलियों का प्रवेश होना उस संबंध में, इन सब को दूर किया गया है। तो इस पूरे कंटेक्स्ट को एक बार आप दिमाग में रख लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं और एक एक करके इन सारे प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।